हेलो स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे थे यूनानी दार्शनिकों की, जिसमें प्लेटो कंप्लीट हो गया था। अब हम बात कर रहे हैं प्लेटो के बाद में प्लेटो के शिष्य अरिस्टोटल की, अरस्तु की, जिसे हम अरस्तु भी बोलते हैं। अरस्तु के विचारों में आज हम अरस्तु की सिटीजनशिप थ्योरी देखेंगे, नागरिकता का सिद्धांत देखेंगे। अरस्तु ने अपनी फेमस बुक पॉलिटिक्स में का जो तीसरा भाग है उसमें बताया था कि राज्य नागरिकों के मेल से निर्मित होता है, मतलब नागरिकों से मिलकर राज्य बनता है। जैसे राज्य लास्ट टॉपिक में अपन ने डिस्कस किया था, उसमें मैंने बताया था कि परिवार से मिलकर गांव मिलेंगे, गांव बनेंगे और गांवों से मिलकर राज्य बनेगा। तो कहीं ना कहीं व्यक्ति या नागरिक राज्य का आधार है, नागरिकों से मिलकर ही राज्य बनेगा। तो अब देखना ये जरूरी है कि अरस्तु नागरिक कहता किसे है, नागरिकता किसको अरस्तु प्रदान करना चाहता है। जैसे अभी हम नागरिकता निवास के आधार पे या जन्म स्थान या कानूनी अधिकार के आधार पे नागरिकता का आधार मान सकते हैं इनको, निवास, जन्म स्थान या कानूनी अधिकारों को नागरिकता का आधार मान सकते हैं। लेकिन अरस्तु ने इनको नागरिकता का आधार नहीं माना था। अरस्तु ने नागरिकता की और ही डेफिनेशन दी थी। उसका हम डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अरस्तु नागरिकता किसे नहीं मानता। अरस्तु के अनुसार नागरिकता क्या नहीं है। नागरिकता अरस्तु के अनुसार किसी विशेष राज्य या स्थान में निवास करने मात्र से नागरिकता नहीं मिल जाती। जैसे वर्तमान में अपन देखें तो स्टेट्स की सिटीजनशिप वहाँ पे जन्म लेने से या फिर उस स्टेट या उस राज्य की टेरिटरी में निवास करने से अपन को वहाँ की नागरिकता मिल जाती है। लेकिन अरस्तु नागरिकता का आधार इसे नहीं मानता। इसी प्रकार अरस्तु कानूनी अधिकार को भी नागरिकता का आधार में नहीं मानता कि न्यायालय में जैसे किसी पर अभियोग चलाया जा सके या कोई अभियुक्त बन सके, ऐसे व्यक्ति को भी अरस्तु नागरिक नहीं मानता। अरस्तु के अनुसार नागरिक की संतान भी नागरिक नहीं हो सकती। किसी व्यक्ति के पेरेंट्स अगर नागरिक है तो उनकी संतान नागरिक नहीं बन जाती, क्योंकि अरस्तु के अनुसार नागरिक बनने के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो हर एक को पूरी करनी होती है। पेरेंट्स नागरिक होने से उनका बच्चा नागरिक नहीं हो जाएगा। राज्य से निर्वासित या मताधिकार से वंचित व्यक्ति को भी अरस्तु नागरिक नहीं मानता। तो अरस्तु के अनुसार नागरिकता है क्या, ये अब हम देखने की कोशिश करते हैं। जैसे आधुनिक नागरिकता जन्म के आधार पर है। आधुनिक नागरिकता सार्वभौमिक है, मतलब आधुनिक नागरिकता हर कोई ले सकता है। वैसे हर देश की नागरिकता या सिटीजनशिप लेने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट होती है, कुछ शर्तें होती है। उन शर्तों को फुलफिल करने वाला हर व्यक्ति नागरिक हो सकता है या नागरिकता ले सकता है। आधुनिक नागरिकता भौगोलिक भी है, मतलब जन्म या स्थान के आधार पे नागरिकता मिल सकती है। जैसे बारकर ने कहा है, एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है बारकर ने, कि आधुनिक नागरिकता की संकल्पना टैक्स पेयर की है, जबकि अरस्तु की नागरिकता शेयर होल्डर की है। इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको समझाना चाहूँगी कि अरस्तु की नागरिकता है क्या। अरस्तु के अनुसार नागरिक बस वही व्यक्ति है जो न्याय के प्रशासन में या फिर साधारण सभा का सदस्य रहते हुए विधायी कार्यों में भाग लेता हो, जो या तो न्याय करता हो या विधि निर्माण करता हो। बस वही व्यक्ति अरस्तु के अनुसार नागरिक हो सकता है। मतलब अरस्तु की नागरिकता की थ्योरी बहुत लिमिटेड है, बहुत सीमित है। इस हिसाब से अगर हम देखें तो किसी राज्य में नागरिकों की संख्या बहुत कम होगी, क्योंकि सोच के देखो कि विधि निर्माण में कितने लोग भाग लेते होंगे। उसी प्रकार न्याय करने में या और कितने लोग भाग लेते होंगे। तो अरस्तु के अनुसार सिर्फ वही व्यक्ति नागरिक है जिनके पास अवकाश है। अरस्तु ने एक इस शब्द का प्रयोग किया है, जिनके पास अवकाश है, बस वो ही नागरिक हो सकते हैं। अवकाश का मतलब जैसे अभी अपन देखें तो अवकाश का मतलब सिर्फ छुट्टी मनाने से नहीं है। अरस्तु के अनुसार अवकाश वो टाइम है जब कोई व्यक्ति अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के
अतिरिक्त उसके पास अगर समय रहता है तो उसके पास अवकाश है, और वो जो अतिरिक्त समय रहता है उसमें उस व्यक्ति द्वारा विधि निर्माण का कार्य किया जा सकता है या न्यायिक कार्य उस व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है। अरस्तु का मानना था कि अगर कोई व्यक्ति अपनी रोटी के लिए ही दिन भर लगा रहेगा उधेड़ बुन में, तो वो न्यायिक कार्य या वैधानिक कार्य कब करेगा। तो इस स्थिति में वो व्यक्ति नागरिक नहीं हो सकता। नागरिक होने के लिए उसे वैधानिक कार्य या फिर न्यायिक कार्य करने होते हैं, और ये कार्य कोई व्यक्ति तभी कर सकता है जब उसके पास में अपनी रोजी रोटी के अलावा समय हो। तो अरस्तु के अनुसार जिस व्यक्ति के पास अवकाश है बस वही व्यक्ति नागरिक बन सकता है। अब बारकर का स्टेटमेंट मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगी। बारकर के अनुसार टैक्स पेयर वर्तमान में नागरिक होता है, जबकि अरस्तु के अनुसार शेयर होल्डर नागरिक होता है। कैसे कि अभी अगर हम नागरिकता का कंसेप्ट देखें तो कोई व्यक्ति किसी देश में किसी कंट्री में अगर टैक्स दे के कॉन्ट्रीब्यूशन करता है तो जाहिर सी बात है वो उस देश का नागरिक होगा। मैं भारत के लिए टैक्स देती हूँ, अमेरिका में मैं टैक्स नहीं देती, जाहिर सी बात है कि मैं इंडियन सिटीजनशिप है मेरे पास। लेकिन अरस्तु की नागरिकता शेयर होल्डर की है। शेयर होल्डर की कैसे है कि वो विधायी और न्यायिक कार्यों में भागीदारी, विधायक और न्यायिक कार्य करके राज्य के कार्यों में अपनी भागीदारी करता है, इसलिए शेयर होल्डर की है। मतलब वो शासन करने में समान अपनी भागीदारी निभाता है, शासन करने में सहयोग देता है, किसी राज्य की शासन व्यवस्था बनाए रखने में उसका सहयोग है, इसलिए अरस्तु की नागरिकता शेयर होल्डर की नागरिकता है। जबकि वर्तमान नागरिकता टैक्स पेयर की नागरिकता है अकॉर्डिंग टू बारकर। अरस्तु की नागरिकता संकीर्ण एवं सीमित है, जिसमें महिलाओं अरस्तु ने समाज के कुछ वर्गों को नागरिकता से वंचित किया है। तो अरस्तु द्वारा कुछ लोगों को नागरिकता से वंचित करना, और उनके पीछे अरस्तु जो तर्क देता है उस तर्क से ये प्रतीत होता है कि अरस्तु की धारणा संकीर्ण है। जैसे अरस्तु ने महिलाओं को नागरिकता से वंचित किया है, क्यों? क्योंकि अरस्तु के अनुसार महिलाओं का दिमाग अविकसित होता है, इसलिए वो बौद्धिक कार्य नहीं कर सकती, इसलिए वो वैधानिक या फिर मैं ये कहूँ कि न्यायिक कार्य नहीं कर सकती, उनके पास अपनी निजी संपत्ति नहीं हो सकती, वो हमेशा किसी न किसी पर डिपेंड रहती है, इसलिए महिलाओं और नागरिक नहीं हो सकती। दूसरा, अरस्तु ने कहा है कि दास नागरिक नहीं हो सकते क्योंकि दासों में विवेक नहीं है। अरस्तु के अनुसार नागरिक होने के लिए विवेक होना जरूरी है, क्योंकि बिना विवेक के किसी व्यक्ति द्वारा वैधानिक या फिर न्यायिक कार्य नहीं किए जा सकते। तो दास नागरिक नहीं हो सकता क्योंकि वो विवेक शून्य है। शिल्पी नागरिक नहीं हो सकता क्योंकि उसके पास अवकाश नहीं है। शिल्पी का पूरा दिन अपनी शाम की रोटी को जुगाड़ने में निकल जाता है, मजदूरी करने में निकल जाता है, तो उसके पास में इतना अवकाश है, इतना समय नहीं होता कि वो नागरिक कार्यों को कर सके। इसी तरह बूढ़े और बच्चे कार्य करने में असमर्थ होने के कारण वो भी नागरिक नहीं हो सकते। इसके अलावा विदेशी लोग नागरिक नहीं होंगे, अतः अरस्तु ने ज़्यादा लोगों को नागरिकता से वंचित कर दिया है, मतलब महिलाएं नागरिक नहीं हो सकती। तो मोटा मोटा अपन आंकड़ा देके तो महिलाओं को नागरिकता नहीं देके 50% पॉपुलेशन को अरस्तु ने नागरिकता से वंचित कर दिया। इसके अलावा दास नागरिक नहीं हो सकते, शिल्पी, बच्चे, बूढ़े, यूं करके अरस्तु ने राज्य की अधिकांश जनसंख्या को नागरिकता से वंचित कर दिया। एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगी कि उस टाइम यूनान के जो नगर राज्य थे उनमें क्या हुआ करता था कि जो साधारण सभा थी उसका काम था विधि निर्माण करना। साधारण सभा और जो न्यायिक कार्य करने के लिए जो जूरी होती थी उन पे रोटेशन से नागरिकों की नियुक्ति होती थी। रोटेशन से नागरिकों की नियुक्ति होती थी, तो कई सारे लोगों को कभी ना कभी वो काम करने का मौका मिला था। उद्देश्य क्या है कि शासन में सहभागिता से व्यक्ति के व्यक्तित्व व नैतिकता का विकास होता है, जिससे सार्वजनिक भलाई होती है, जो तत्कालीन राजनीति की विशेषता थी। जिसमें मैंने पहले बताया था
कि अपने राज्य संबंधी विचार डिस्कस किया था अरस्तु का, तब मैंने बताया था कि जो अरस्तु का जो विकास है या जो राजनीतिक कार्य है, अरस्तु ने उनको नैतिक कार्य कहा है। नैतिक कार्य इसलिए कहा है क्योंकि राजनीतिक कार्य समाज के लिए किए जाते हैं, जिसमें समाज में अपना कंट्रीब्यूशन दिया जाता है, अपने पर्सनल स्वार्थ के लिए नहीं किए जाते हैं। इसलिए सार्वजनिक भलाई होती है राजनीतिक कार्यों से, इसलिए अरस्तु ने सार्वजनिक भलाई को राजनीति की तत्कालीन विशेषता माना है। एक अच्छा व्यक्ति, सद्गुणी व्यक्ति, नैतिक व्यक्ति, अरस्तु ने कहा है शासक होने के लिए अच्छा व्यक्ति होना आवश्यक है। अच्छा नागरिक, अरस्तु ने अच्छा व्यक्ति और अच्छे नागरिक को एक नहीं माना है, दोनों अलग अलग हो सकते हैं। देखते हैं कैसे। अच्छा नागरिक जिसमें शासन करने और शासित होने दोनों के गुण हो, वह अच्छा नागरिक है अरस्तु के अनुसार। अच्छे नागरिक होने की कोई एक विशेषता नहीं है, क्योंकि शासन प्रणालियाँ अलग अलग होती है, लेकिन अच्छे व्यक्ति होने का अभिप्राय एक ही है। जो व्यक्ति सद्गुणी है वो अच्छा व्यक्ति होगा, लेकिन अच्छा नागरिक, हर शासन प्रणाली में अच्छे नागरिक की डेफिनेशन अलग अलग हो सकती है। जैसे गुणतंत्र में अच्छा नागरिक होने के लिए अलग गुणों की आवश्यकता होती है, निरंकुश तंत्र में अलग गुणों की आवश्यकता होती है और लोकतंत्र में अलग गुणों की आवश्यकता होती है। लेकिन एक अच्छा व्यक्ति हर शासन व्यवस्था में अच्छा व्यक्ति ही रहेगा। कोई मॉरल है, किसी में कोई सद्गुणी व्यक्ति है तो वो लोकतंत्र में रहेगा तब भी वो सद्गुणी है, निरंकुश तंत्र में रहेगा तब भी वो सद्गुणी ही है। लेकिन उसके वो अच्छा नागरिक हर शासन व्यवस्था में इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि हर शासन व्यवस्था में अच्छा नागरिक होने की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। अलग अलग शासन प्रणालियों में नागरिकों के गुणों में भिन्नता हो सकती है, लेकिन सभी प्रकार के नागरिकों का उद्देश्य एक ही है, शासन की रक्षा व भलाई करना। इसको एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश की है अरस्तु ने कि जैसे जहाज़ के विभिन्न कर्मचारियों के कार्य अलग अलग होते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य एक समान होता है, सुरक्षित मंजिल पर पहुंचना। जैसे एक जहाज़ में सवार करने वाले नागरिकों के अलग अलग कार्य हो सकते हैं, लेकिन उन सबका उद्देश्य एक ही होगा कि वो सुरक्षित रूप से अपनी मंजिल तक कैसे पहुंच सके। एक अच्छा व्यक्ति अच्छा नागरिक अवश्य होगा, लेकिन एक अच्छा नागरिक एक अच्छा व्यक्ति हो आवश्यक नहीं है। अरस्तु का जो नागरिकता का कंसेप्ट है वो थोड़ा अलग सा है। एक बार इसको मोटा और मैं बता देती हूँ। अरस्तु के अनुसार नागरिक वही व्यक्ति हो सकते हैं जिनके पास अवकाश हो। उनके पास अवकाश है, इसलिए वो बौद्धिक कार्य कर सकते हैं। और बौद्धिक कार्य कौन से? जैसे विधि निर्माण का कार्य कर सकते हैं या न्यायिक कार्य कर सकते हैं। अरस्तु की नागरिकता प्राप्त करने के लिए ये शर्तें ज़रूरी है कि उस व्यक्ति के पास में अवकाश होना चाहिए, ताकि वो अपनी दिन भर रोटी रोजी के जुगाड़ करने की उधेड़-बुन में नहीं उलझा रहे, जबकि शासन कार्य में अपना योगदान दे सके। इसीलिए अरस्तु की नागरिकता को शेयर होल्डर की नागरिकता कहा है बार करने। वर्तमान में जो नागरिकता हर किसी देश द्वारा दी जाती है, तो अलग अलग देश के अलग अलग मापदंड हो सकते हैं। जन्म के आधार पर दी जा सकती है, निवास के आधार पर दी जा सकती है, कई आधार हो सकते हैं। वो नागरिकता सार्वभौमिक है, मतलब उस देश की नागरिकता वहाँ की स्त्रियों को भी मिली हुई है, बूढ़ों को भी मिली हुई है, जो शासन कार्य में लगे हुए हैं उन व्यक्तियों को भी मिली हुई है। लेकिन अरस्तु की नागरिकता सार्वभौमिक नहीं है, मतलब हर व्यक्ति को नागरिकता नहीं प्रदान की है अरस्तु ने। अरस्तु की नागरिकता बहुत सीमित है कि जो व्यक्ति शासन कार्य में अपना योगदान देगा, बस वही व्यक्ति नागरिक होगा। मतलब अरस्तु ने महिलाओं को नागरिकता से वंचित कर दिया, दासों को कर दिया, बच्चे बूढ़ों इनको नागरिकता से वंचित कर दिया। अब हम देखते हैं अरस्तु की नागरिकता की आलोचना। सबसे पहले मैं अभी जैसे मैंने बताया और बताना चाहूँगी कि अरस्तु की नागरिकता बहुत संकुचित है। केवल विधि निर्माण संबंधी न्यायिक कार्यों में भाग लेने वाले व्यक्ति यदि नागरिक हो तो प्रजातंत्र और कुलीन तंत्र में नागरिकों की संख्या कितनी कम हो जाएगी। राजतंत्र और कुलीन तंत्र में नागरिकों की संख्या कितनी कम हो जाएगी, क्योंकि राजतंत्र में सिर्फ राजा द्वारा शासन कार्य में भाग लिया जाता है या फिर कुछ उसके मंत्री समझ लो। कुलीन तंत्र में भी बस एक गुट द्वारा शासन किया जाता है।
तो इस स्थिति में कुलीन तंत्र में या फिर राजतंत्र में नागरिकों की संख्या बहुत कम हो जाएगी। अगली इसकी आलोचना पर हम ये कह सकते हैं कि वर्तमान में प्रजातांत्रिक देशों में अरस्तु की नागरिकता की संकल्पना आप कैसे लागू करोगे, क्योंकि अधिकांश देशों में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, प्रतिनिधित्वात्मक शासन है। तो नागरिकों द्वारा कानून बनाने के लिए अपने प्रतिनिधि चुन के भेजते हैं वैधानिक कार्यों के लिए, और उनके द्वारा वैधानिक कार्य किए जाते हैं। तो इस स्थिति में नागरिकों की संख्या बहुत सीमित हो जाएगी। अरस्तु ने अगली आलोचना है कि अरस्तु ने बहुसंख्यक वर्ग को नागरिकता से वंचित कर दिया, जैसे महिलाओं को वंचित कर दिया, बूढ़ों को वंचित कर दिया, दासों को, बच्चों को वंचित कर दिया। अरस्तु ने श्रमिकों को भी नागरिकता से वंचित कर दिया। अरस्तु की नागरिकता बड़े राज्यों के लिए अनुपयुक्त है, क्योंकि बड़े राज्यों में नागरिकों को प्रत्यक्ष रूप से शासन में हिस्सा दिलवाना बहुत मुश्किल होता है। अरस्तु ने स्त्रियों को भी नागरिकता से वंचित कर दिया। ये भी एक अरस्तु की बहुत संकीर्ण कंसेप्ट अपन कह सकते हैं कि आधी जनसंख्या को उसने नागरिकता से डायरेक्ट विफल कर दिया। अरस्तु की जो नागरिकता का सिद्धांत है वो अरस्तु की आंगिक एकता की धारणा के भी विरुद्ध है, क्योंकि अरस्तु के अनुसार तो जो व्यक्ति है वो राज्य के अंग के समान है। तो अरस्तु ने तो नागरिकता बहुत कम लोगों को दी है। तो ऐसी स्थिति में अरस्तु राज्य रूपी शरीर की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले अंगों को नागरिकता के अधिकार से वंचित कर उन्हें निष्क्रिय और महत्वहीन बना दिया। अगर अपन ये कहें कि अरस्तु की नागरिकता दासों के परिश्रम पर पलने वाला जीव है, या ये कहे कि अरस्तु के नागरिक दासों के परिश्रम पर पलने वाला जीव है, तो इसमें कोई गलत या अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि अरस्तु के अनुसार अवकाश नागरिकों को कब मिलता है? दासों के कारण ही नागरिकों को अवकाश मिलता है, क्योंकि दासों द्वारा जो भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जाएगी, तभी तो व्यक्तियों को अपने राजनीतिक कार्यों के लिए या न्यायिक कार्यों के लिए अवकाश मिलेगा। उम्मीद है कि अरस्तु का सिटीजनशिप कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।